हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज असर्शन रीजंस ऑफ क्लास 10th। चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सभी बच्चों को पता है कि ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा मार्क्स का आता है। बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है बच्चों ये वाला चैप्टर, जिसमें से आपके केस बेस्ड हॉट्स और आपके असर्शन रीजन भर भर के आते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें 25 असर्शन रीजन मैं आपको करा रही हूँ। सभी असर्शन रीजन के बच्चों मैंने यहाँ पर आपको करेक्ट वाले आंसर दिए, एक दो को छोड़ के, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो सके और आप रॉन्ग वालों में ना फंसे रह जाओ। मतलब मैंने क्या प्रिपरेशन, मतलब मैंने क्या किया है कि जो भी मैंने असर्शन दिया है यहाँ पे बच्चों, उसका जो मैंने क्या किया रीजन आपको सही वाला दे दिया है। क्योंकि एग्जाम में अगर गलत आ गया तो फिर आपको पता रहेगा कि सही क्या है। यहीं पे अगर मैंने रॉन्ग दे दिया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? तो जितने भी मैंने 25 के 25 असर्शंस दिए हैं उनके रीजन करेक्ट दे दिए, एक आधा बीच में मैंने रॉन्ग वाला दिया है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। आप इन असर्शन रीजन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। जैसे फर्स्ट वन है आपका, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज अंडरगो ऑक्सीडेशन। सभी को पता है कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये बर्न होता है, ये तभी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। मतलब कि जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में सभी को पता है ना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो हमारा वर्क करता है, या कहते हैं कि हम उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बच्चों जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ग्लूकोज का वर्क, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब फर्स्ट वन इज करेक्ट। फर्स्ट वन ऑप्शन जो भी रहेगा आपका वो रहेगा। असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट असर्शन। मतलब दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जहां जहां भी मैंने ए दिया है वहां रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। क्लियर रहेगा? सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिकम्पोज होने के लिए किसी भी चीज को या तो हीट की जरूरत होती है, या लाइट की जरूरत होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको बस फटाफट से एक गो थ्रू हो जाओ कि हाँ भाई ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरीके से असर्शन रीजन आते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिंग ऑक्सीजन इज नॉट ओनली द वे ऑफ ऑक्सीडेशन। कि भाई अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो बस एक केवल यही तरीका नहीं है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का एक और तरीका है, पढ़ लेते हैं रीजन में। ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था तो उसमें ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दोनों बात सही है कि भाई ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन लग रही है तो ही एडिशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है देन ऑल्सो इट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज गैस इवोल्यूशन इज द एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि भाई गैस किसी रिएक्शन को होने के बाद अगर गैस उसमें से रिलीज हो रही है, ठीक है, गैसेस रिलीज हो रही है, कोई भी सिंगल गैस रिलीज हो रही है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो सही बात है भाई, हम कह सकते हैं कि हाँ भाई गैस अगर रिलीज हो रही है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही है। तो बोथ आर ट्रू, रीजन भी जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। नेक्स्ट इज जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई गई है और बोला है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सही बात है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो दोनों बात ठीक है। बार बार मैंने आपको रीजन सही वाला दिया है जिससे कि कोई कंफ्यूजन वाली बात ही ना हो। नेक्स्ट इज ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके भाई डिकम्पोजिशन होता है। तो बात सही है, एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड। किसी भी चीज को अगर आप डिकम्पोज करा रहे हो, कोई भी कंपाउंड है, तो हमें उसे कोई ना कोई एनर्जी जरूर देनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक हम इस एनर्जी को नहीं देंगे इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। एंड इफ द बॉन्ड विल नॉट ब्रेक दे विल नॉट डिकम्पोज। अगर ब्रेक नहीं होंगे तो डिकम्पोज नहीं होंगे इनका। ठीक है, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक कौन सी होती है बच्चों? जिनमें एनर्जी दी जाती है। तो ये भी बात आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई जो भी कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है उसमें हम क्या लेते हैं? दो सॉल्यूशंस लेते हैं। यहाँ पर एक सॉल्यूशन 1 ले लिया, यहाँ पर एक सॉल्यूशन 2 ले लिया। मान लिया यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर सी डी का कंपाउंड है। सॉल्यूशन का मतलब कोई ना कोई कंपाउंड है। तो ये क्या कह रहे हैं, इनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। सही बात है भाई, कह सकते हैं। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उनको तो हमने बोल दिया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। बट ये प्रेसिपिटेट बना कैसे? जब आयंस एक्सचेंज हुए, और जब आयंस एक्सचेंज होते हैं बच्चों तो क्या होता है?
इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑकर बिटवीन रिएक्टेंट्स, इसका आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो भाई वो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। अब बात इन्होंने की है, नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। बॉडी को अगर एनर्जी मिल रही है मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब कोई चीज एक्सोथर्मिक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका काम हो रहा है, ग्लूकोज का कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी हमें मिल रही है। Next one is hydrogen peroxide decomposes faster in the presence of manganese dioxide। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये MnO2 की प्रेजेंस में क्या कहते हैं जल्दी से वर्क करता है, जल्दी से इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो ऐसी अगर कोई चीज अगर हमें मिल जाए जो रिएक्शन को फटाफट कराने में मदद करती है तो वो बच्चे क्या हो जाती है, वो होती है आपकी क्या कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, वो क्या होती है, कैटलिस्ट होती है। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। Another one is silver chloride is stored in dark bottles। सिल्वर क्लोराइड जो है वो डार्क बॉटल्स में स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो बच्चे सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो डीकम्पोज होता है, तो इसलिए उनको क्या करते हैं, डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं जिससे कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें कोई रिएक्शन ना हो पाए। दोनों बात सही है। एवरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या कह रहे हैं, कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब उसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में जो है आपके जो एनसीईआरटी है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चीजें थोड़ी डिफरेंट है। आपकी एनसीईआरटी में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केवल समझाया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर, कि ऑक्सीजन का एडिशन जो होगा तो ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही इसी फॉर्म में आपको रिडक्शन नहीं समझा है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और पढ़ेंगे, यहाँ पर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कोई बात नहीं हो रही है। मान लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट में हम ये वाली कर रहे हैं Zn और CuSO4, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पर तो कोई ऑक्सीजन वगैरह की बात हो नहीं रही है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से तो हो सकता है कि वो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना दे, लेकिन अगर फिर भी आपको नॉलेज के बेस पर जानना है तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। क्योंकि एक्चुअल में जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में जो होती है वो एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से होती है, कि अगर कोई चीज एक चीज आयन का लॉस हो रहा है कहीं से और कहीं पे आयन का गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो उनको भी हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कुछ टाइम के लिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं बिकॉज ये आंसर तो करेक्ट है, लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में ये सब नहीं पढ़ाया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स भी होती है। बाकी अगर कभी आ जाता है गलती से तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन जो है होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी रिडॉक्स में कंसीडर होती है, लेकिन इसको अभी के लिए हम रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। कॉपर जो है कॉपर को अगर मैं रिएक्शन कराई गई जिंक सल्फेट के साथ तो ये क्या कह रहे हैं कि कॉपर जो है सॉरी जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब इसका मतलब असर्शन तो आपको ये दे दिया इन्होंने, लेकिन इसका रीजन जो आपको दिया है बच्चों वो दिया है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, कॉपर लेस रिएक्टिव है तभी तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर असर्शन भी ठीक है कि हाँ भाई कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को, और उसका रीजन भी ठीक है क्योंकि क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। क्लियर है ना। Next question is a balanced chemical equation obeys the law of conservation of mass। ये क्या कह रहे हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये हम जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो तभी हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई भी दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है और कुछ नई चीज बन रही है तो यहाँ पर जितना मास होगा उधर भी राइट हैंड साइड पर भी यानी कि जो प्रोडक्ट्स बने उसका भी सेम मास होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को
ओबे करनी चाहिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और उसके बाद में रीजन भी इन्होंने बता दिया, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। मतलब कोई भी एलिमेंट लेफ्ट और राइट पर है, उनके जितने भी एटम्स इधर हैं सेम ही एटम्स उधर होने चाहिए। लाइक मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई गई, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग कर देते हैं। तो मैग्नीशियम एलिमेंट के यहाँ कितने एटम्स है? 2। यहाँ पर भी मैग्नीशियम एलिमेंट के कितने एटम्स है? 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए बच्चे? 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यस ये ओबे करती है और इक्वल एटम्स दोनों साइड पे होने चाहिए हर एलिमेंट के। ठीक है, एलिमेंट होते हैं जैसे ये, भाई मैग्नीशियम एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, और उसके कितने कितने एटम्स है उतने ही राइट हैंड साइड पर एटम्स होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो यही बात हो गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। डेफिनेटली द टू थिंग्स आर कंबाइनिंग, तो ये क्या है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन के बाद ध्यान रखना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। और अभी आगे आपको एक नई बात इसके बारे में पता चलेगी जब मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, उसके लिए आप वेट करिए। नेक्स्ट इज, तो ये बात ठीक हो गई। नेक्स्ट इज मतलब सही है, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, मतलब आपका एजर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। अभी ये बात हो गई थी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए कि बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कलर चेंज में इंडिकेट अ केमिकल रिएक्शन। वो कह रहे हैं अगर किसी चीज में कलर का चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में, मतलब में इंडिकेट, हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो। तो ये क्या कह रहे हैं, न्यू सब्सटेंसेस ऑफन पोजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब नया जो सब्सटेंस बना हो सकता है उसका नई कोई प्रॉपर्टी और उसमें कोई नया कलर बन जाए। तो मैं इसीलिए बोला है कि इट्स नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम ऐसा हो भी सकता है कि कलर चेंज केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे। असर्शन, नॉट एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। ये क्या कह रहे हैं कि हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक्सोथर्मिसिटी डिपेंड्स ऑन हीट रिलीज्ड, नॉट द रिएक्शन टाइप। कोई चीज एक्सोथर्मिक है या नहीं है वो हीट रिलीज पर डिपेंड कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हमने बच्चों कैल्शियम हमने पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड, हम कैल्शियम ऑक्साइड की नहीं, हम रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन की बात कर लेते, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन में बच्चों देखो आपका C6H12O6 था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको, ठीक है, इसका वो हुआ था कंबस्टन, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कुछ चीज कंबाइन तो हो रही है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रूल आपको पता है, 2 या मोर देन 2 चीजें कंबाइन होंगी और एक चीज बनेगी। बट इसमें तो एक चीज नहीं बन रही थी, इसमें तो वाटर भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है और वाटर भी बन रहा है और हीट भी निकल रही है। तो हम इसको कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, इट्स नॉट कॉम्बिनेशन, ये तो सिंपल कोई रिएक्शन हो रही है। और ये एक्सोथर्मिक भी है भाई, इसमें हमें एनर्जी भी मिलती है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक तो है बट इट इज नॉट कॉम्बिनेशन। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हाँ, यही बात इन्होंने बोली है कि एक्सोथर्मिक का जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन है। तो बात सही है भाई, एक्सोथर्मिक का जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारी रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन नहीं निकली। तो इनका जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये तो है कि अगर कोई जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्सोथर्मिक तो है और वो कॉम्बिनेशन भी हो। नेसेसरी नहीं है कि भाई वो कॉम्बिनेशन भी हो। चलो जी, ये रीजन भी इसका सही है कि एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का रिलीज होना होता है, इट्स नॉट कि हम ये बता सके कि भाई कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है या क्या है। नेक्स्ट इज AgCl डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये क्या कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम उसको फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो सही बात है, जो चीजें बच्चे सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है उनको ध्यान रखना, फोटो वर्ड, फोटो वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मतलब सनलाइट की बात हो रही है। तो ये सही बात है कि सनलाइट इनिशिएट करती है दिस रिएक्शन को, तो दैट मीन्स दिस इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये कुछ इन्होंने रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर। इसमें बोला इन्होंने कि देखो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं CuO की हाइड्रोजन से, Cu निकल गया है, H2O बन गया है। तो ये बोल रहे हैं कि CuO इज रिड्यूस्ड। इसमें सिर्फ एक चीज पूछी है या एक चीज का असर्शन बताया है कि इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है आपका वो रिड्यूस हुआ है। भाई सही बात है, रिड्यूस वो चीज होती है जिसके पास ऑक्सीजन होती है, जिसके पास ऑक्सीजन होगी उसी की तो ऑक्सीजन रिमूव हुई, उसी के, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो भाई किस कंपाउंड की ऑक्सीजन रिमूव हुई है उसी को हम बोलते हैं इसका ही रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम CuO, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो कॉपर ऑक्साइड का ही रिडक्शन हुआ है। ध्यान रखना, कोई भी बच्चा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में कुछ भी पूछा हो इन दो को मार्क नहीं करके आएगा, इन दो को मार्क करते ही आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी कि वाटर को स्प्लिट करते हैं या डिसोशिएट करते हैं हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन आयन में, तो बच्चे ध्यान रखना वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन। और किस टाइप का डिकम्पोजिशन है बच्चों, इसको ही हमने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ भाई आप सही कह रहे हो कि जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, मतलब जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये बात सही है। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, मतलब मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कभी भी, मैटर जो है ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना वो क्रिएट हो सकता है। अभी की क्लासेस में तो आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल A chemical reaction may occur even when there is no visible change in color, gas or precipitate. ये क्या कह रहे हैं, अगर हमें कोई रिएक्शन हमने कराई एंड इन दैट अगर उसमें कोई कलर चेंज भी नहीं हुआ, गैस भी नहीं रिलीज हुई, प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, तो भी हम उसको कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। अब इसका रीजन देख लेते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली एनर्जी चेंजेस। कुछ केमिकल रिएक्शन में चाहे कोई गैस निकले या ना निकले, कलर निकले या ना निकले, प्रेसिपिटेट बने या नहीं बने, बट एनर्जी का अगर एक्सचेंज हो रहा है, या तो एनर्जी ली जा रही है या एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों बात सही कि हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में होकर, मतलब हो सकती है केमिकल रिएक्शन, अगर गैस ना निकले, कलर भी चेंज ना हो, प्रेसिपिटेट ना हो, तो भी पॉसिबल है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम एनर्जी चेंजेस से कंसीडर कर लेंगे। Next is a reaction between barium chloride and sodium sulfate solution is a precipitation reaction. Barium chloride और सोडियम सल्फेट में अगर रिएक्शन होती है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंसीडर होगी। हाँ ये सही बात है, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट हो जाता है बेरियम सल्फेट का, प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है भाई, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है और Na2SO4 सोडियम सल्फेट से रिएक्शन हुई, तो बेरियम सल्फेट जो बच्चे निकल कर आता है ना, ये ध्यान रखना, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, मतलब रबर जैसा कोई सब्सटेंस आ जाता है बाहर निकल के, सॉलिड सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर, मतलब जो भी आपके टेस्ट ट्यूब है। द नेक्स्ट वन इज इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो मैंने कहा था ना कि लास्ट में वेट करिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है। मैग्नीशियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है, भाई मैग्नीशियम का तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास जाकर लग गई ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में इसका रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या फिर ऑक्सीजन इसमें जाकर अटैच हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें, रिड्यूसिंग, बेटा देखो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि दूसरे की ऑक्सीजन को स्नैच करता है। दूसरे मान ले मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसका तो होता है बेटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास जाके क्या लग गई ऑक्सीजन, लेकिन ये ना दूसरे की ऑक्सीजन को स्नैच कर रहा है, खींच के अपने पास लेके आ रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है।
इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम में भी आपको याद रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ही कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो ही कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बस एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। Next one is a displacement reaction occurs only if the reacting element is more reactive than the element present in the compound। ये क्या कह रहे हैं कि चलो जी कोई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चे, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल तभी अकर होगी जब ये जो एलिमेंट होगा वो इसके एलिमेंट से, जो भी कंपाउंड के एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो दिस इज ट्रू, ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी तो किसी एक को यहां से हटा पाएगा। अब आगे इसका रीजन देख लेते हैं। अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये बात तो बिल्कुल गलत है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट अगर मान लिया ये लेस होता तो ये कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओनली मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर एक ही मैंने अलग से दे दिया आपको कि यहाँ पर बच्चों ये तो ठीक है, ठीक है, आपका असर्शन तो ठीक है, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। ठीक रहेगा ना। अब इस तरीके से आप असर्शन रीजन की तैयारी कर लोगे। मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया है, वीडियो को पॉज कर करके आप खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब हम करेंगे बच्चों, आप अगर आप तक वीडियो ये पहुंच पा रही है तो आप मुझे बताइए कि आपको इसके केस बेस्ड चाहिए। अगर नहीं तो फिर बाद में हम इसके केस बेस्ड कभी कर लेंगे। अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम टुमारो। अगली वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।